सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू डिवन पॉडकास्ट, जहां हम लाते हैं कुछ ऐसे ब्रेन्स को जिससे आप और हम दोनों बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो आज हमारे साथ है अक्षय मिश्रा सर, जो कि एक प्रोफेशनल बैडमिंटन कोच है। सो वेलकम सर, कैसा लग रहा है आपको आके डिवन पॉडकास्ट में? काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनसे ये जानते हैं कि सर की जर्नी क्या रही फ्रॉम चाइल्डहुड, इन्होंने बैडमिंटन कैसे ज्वाइन किया और उसके बाद कैसे ये इंजीनियरिंग भी सर ने किया हुआ है और उसके बाद बैडमिंटन को एज अ प्रोफेशन सर ने कैसे चूज़ किया। तो सर कैसे आपने बैडमिंटन को एज अ प्रोफेशन चूज़ किया फ्रॉम चाइल्डहुड टू अभी तक के लिए, कि आपकी क्या जर्नी रही, क्या हिस्ट्री रही है? चाइल्डहुड ऐसा था कि पापा भी खेलते थे बैडमिंटन। Okay. तो जस्ट हम कोलफील्ड का एक कॉलोनी था हमारा SCCL का, तो वहाँ पे ऐसे क्लब्स होते थे। तो पापा खेलते थे, तो ऑब्वियस है कि देखते देखते थोड़ा सा हम भी इन्वॉल्व होते थे। तो खेलने ऐसे ही चले जाते थे, कभी खेला कभी नहीं खेला। देन उसके बाद वही है कि एक टाइम आता है कि चूज करना पड़ता है आपको कि पढ़ाई करना है कि बैडमिंटन खेलना है। घर से खेलने को लेके थोड़ा रिस्ट्रिक्शन तो था, खेलना इतना अलाउ नहीं था उस समय, सबके घर में होता था मैक्सिमम। वो ही मिडिल क्लास फैमिली का हाँ, मतलब वो कहते हैं ना, मिडिल क्लास आदमी का हर काम कर सकता है, वेट नहीं कर सकता, उसको चूज तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करेक्ट। तो फिर वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फिर मैं निकल गया। ओके। इंजीनियरिंग करी। हाँ, कहाँ से किया सर आपने कॉलेज? भोपाल से। भोपाल, ओके। तो हालांकि इंजीनियरिंग में भी उतना कुछ खास मन नहीं था, क्योंकि दिमाग में तो खेल ही चलता था। देन उसके बाद हम इंजीनियरिंग खत्म हुई, देन अपना जॉब किया। बट अच्छा, इंजीनियरिंग के बाद आपने जॉब भी किया है? हाँ, जॉब। ओके, कितने साल करी? तो ऐसे 2-3 महीने ही है, फिर छोड़ दी। अच्छा, ओके। तो ये जो टाइम स्पेंड था सर आपका कॉलेज स्टार्ट करने से जॉब तक का, तो बैडमिंटन ऐसे साइड में चल ही रहा था? हाँ, ऑन ऑफ चलता ही रहता था। हम कॉलेजेस खेलते और मतलब ऐसा छूटा नहीं, बस खेलना था। तो देन उसके बाद जॉब के बाद ऐसा हुआ कि मतलब जब मैंने जॉब करी ना, देन आई रियलाइज कि ये जॉब हो नहीं पाएगी हमसे, क्योंकि खेल एकदम ही छूट गया था उसमें। तो आपका पैशन बैडमिंटन, हाँ, वो नहीं हो पाता था। हाँ। क्योंकि कॉलेज टाइम तक तो फिर भी खेल लेते थे कैसे भी करके। वीक में 3 दिन 4 दिन खेल लिया। तो वो जॉब में नहीं हो पा रहा था। तो देन आई रियलाइज कि जॉब में क्या प्रेशर ज्यादा रहता है, आप लोग समझ सकते हैं कैसा रहता है। हाँ, अब जाहिर सी बात है, नहीं हो पाता है, टाइम नहीं निकल पाता, नहीं हो पाएगा। और देन फिर ऐसे करते करते फिर आपने तो स्टार्ट कौन सी, आप क्या कितने साल के थे आप जब आपने स्टार्ट किया? स्टार्ट ऐसे ही 8 9 हाँ, थोड़ा अपना खेलते थे। ओके। तो ऐसे आपने स्टार्ट प्रोफेशनल कोचिंग लेके किया कि जनरल आप खेलते थे? प्रोफेशनल कोचिंग तो आई गेस आप जबलपुर के ना, एम आई राइट? तो जबलपुर के पास कटनी करके एक जगह है, हाँ। लेकिन ऐसा प्रोफेशनल तो नहीं हुआ कभी भी, क्योंकि उस समय मतलब पैसे भी एक वैसा कोचिंग हर कोई उतना अफोर्ड नहीं कर पाता। तो और घर से भी थोड़ा खेलने को लेके रिस्ट्रिक्शन था। तो इंजीनियरिंग के साथ ही जितना खेल पाए वही खेल पाए थे। देन ऐसा हुआ कि मैं फिर यूपीएससी के लिए निकला कि यूपीएससी करूंगा। ओके, यूपीएससी भी। तो यूपीएससी करा, फिर वहां से देन थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन वाला एक टाइम आया कि कुछ हो नहीं रहा है। कितने साल आपने प्रिपरेशन किया यूपीएससी का? यूपीएससी ऑलमोस्ट मैंने 3 साल दिए। 3 साल दिए उसको? 3 साल दिए चेस करने के लिए। तो बैकएंड बैडमिंटन चल ही रहा था? नहीं, वो एक टाइम ऐसा था जिसमें मैं ऑलमोस्ट 87-88 kg का हो गया था। अरे बाप रे। वो टाइम ही ऐसा, यूपीएससी को नो चांस कि आप कुछ कर लो। तो फिर थोड़ा सा वो एक टाइम आता है कि उस समय एज क्या होगी सर आपकी? मैं ऐसे 24-25 उस समय। ओके। तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि अब लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आता है। करेक्ट। तो ऐसे करते तो फिर मैं ऑल ऑफ सडन एक डिसीजन लिया मैंने कि मुझे सब कुछ छोड़ के थोड़ा सा मैं अलग रहना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसी बस रैंडमली जबलपुर डिसाइड किया कि मैं वहाँ जाके वहाँ रहूँगा, कोई दोस्त नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई क्या हुआ इस बार एग्जाम का, क्या होगा ये वो। तो वहीं पे था और थोड़ा तो जबलपुर में आप कोई नहीं था वहाँ पे? वहाँ मेरे कोई फ्रेंड्स वैसे नहीं थे यूपीएससी वाले जो पूछें कि क्या। रैंडम ऐसे डिसीजन ले लिया कि जबलपुर में रहना है? क्योंकि मैं भोपाल रह चुका, इंदौर रह चुका, मैं दिल्ली हो आया, तो वो सीरीज ऑफ फेलियर ही टच किया था और कुछ भी नहीं था। देन जबलपुर था, तो अब थोड़ा खेलना शुरू किया था, क्योंकि 88 kg ऑलमोस्ट मैं हो गया था। तो जबलपुर में खेलने वाले दोस्त थे मेरे कुछ, बैडमिंटन वाले। मोहित था, प्रतीक था, ऋतिक था, विकास भैया थे। ओके।
तो ये सब प्लेयर्स थे। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जो कोचिंग लाइन में मेरे को लेके आया। ओके, क्या? तो उस हॉल में बड़ा ही अच्छा मोमेंट था, बाद में वो थोड़ा पेनफुल भी हुआ। ओके। वो बच्चा था, उस हॉल में खेलते थे वो लोग, तो मैंने देखा कि कौन से हॉल में? जबलपुर के साइंस कॉलेज का। साइंस कॉलेज, ओके। है ना, तो ऑलमोस्ट सभी ने वहीं खेला। अच्छा। तो वहाँ एक बच्चा खेलता था प्रोफेशनली, उसके मदर फादर खिलाना चाहते थे, है ना। तो मैं ऐसे देखूं कि रोज वो 3-4 घंटे डेडिकेट करते आके वो खेलते कोचिंग में। हाँ, लेकिन वो कोचिंग वैसे प्रोफेशनल थी नहीं। तो एक दिन पता नहीं अब ऐसा क्यों हुआ, ये सब होना था इसलिए शायद वो इवेंट हुआ। तो मैं बस ऐसे रैंडमली पता नहीं क्यों मैं पूछ बैठा कि आप क्या इसको प्रोफेशनली खिलाना चाहते हो? तो बोले हाँ। तो पता नहीं क्यों थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो मैं बोल दिया कि ऐसे तो नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? अच्छा, मुझे तो सिखाना भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ। तो तब तक आपने सिखाना स्टार्ट नहीं किया था? कुछ भी नहीं, मैं तो अपना खेलता था। मैं तो दिल्ली से आया था। जैसे अभी हम लोग जनरली खेल रहे हैं वैसे कोचिंग क्या है आपने तो कभी सोचे भी नहीं। और ऑब्वियस कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है, बैडमिंटन की ही बात करें तो वो इसलिए नहीं खेलता कि एक दिन मैं कोच बन जाऊंगा। वो कुछ ऐसा होता है लाइफ में, उस इंटेंशन से कभी नहीं खेलता कि वो कोचिंग को परसीव ज्यादा अच्छा कर लेता है। एज अ प्लेयर होने से भी अच्छा वो चीजें देख पाता है जो एक कोच देख पा रहा है कहीं ना कहीं। तो बच्चे को हुआ, तो फिर वो मुझसे बोले कि आप कराओगे क्या? मुझे तो आता ही नहीं, अपन तो उस तरीके से खेले नहीं। तो मैं बोला कि जितना आता उतना करा देंगे। तो धीरे धीरे वैसा कराया, वो बच्चा अच्छा पिक कर लिया, करने लग गया। तो देन वो मेरा पहला बच्चा था। मैं उस तरीके उसकी वो ऐसी 7th क्लास, ओके। तो वो अच्छा पिक कर गया, मुझे लगाव हो गया थोड़ा सा। तो मैंने रियलाइज किया कि जब एक आपका भी कोचिंग का पोर्टफोलियो बनना चालू हो गया कि मैंने इसको सिखाया करके। कोचिंग उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था माइंड कुछ में नहीं था कि मुझे वहां से कुछ अर्निंग भी होगी या ये इस टाइप से कुछ भी नहीं था। अच्छा, कोचिंग को परस्यू करने का भी उस समय तक कोई कुछ प्लान भी नहीं, बस जो एक टेस्ट आया ना वो ये था कि मजा आ रहा है सिखाने में। मैंने जॉब किया ना, तो जो फ्रस्ट्रेशन था वो मैंने नोटिस किया कि यार इसमें मजा बहुत आ रहा है मुझे। मजा आ रहा है। मैं वो बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं उसको 4 बजे सुबह फिटनेस भी करा दे रहा हूँ, और एक पैसे का मेरे अंदर वो नहीं था कि मुझको कुछ मिल जाए। मेरी फीस का ना फीस का डिस्कशन, ना कुछ। मैं देख रहा हूँ कि मैं इतने एक्साइटेड होके जा रहा हूँ उसको, अच्छा ये हो जाएगा, और बच्चा भी अच्छा कर रहा है। तो फिर वो मेरे अंदर आया कि यार ये कुछ काम अलग है। मुझे सुबह उठने में मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है। नहीं तो मैं ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा था एक जगह, तो मुझे पैसे भी दे रहे थे। अच्छा। लेकिन मैं रियलाइज किया कि यार ये वो चीज नहीं है। ज्योग्राफी ज्यादा कोचिंग मजा आ रहा है बैडमिंटन में। तो फिर करे वो बच्चा अच्छा करने लग गया। देन उसके मदर फादर, वो एक इवेंट ऐसा है कि यदि वो बच्चा नहीं होता तो शायद आज हम नहीं होते। तो उस समय कोचिंग को भी इतना सीरियस, में साइड में अपना यूपीएससी भी पढ़ता था। ओके। देन उनकी मदर स्पेशली पूरा आपने नहीं छोड़ा था यूपीएससी उस समय? वो बस ऐसे उस बच्चे को थोड़ा खिला देते। मैं अपना पढ़ाई लिखाई जो भी अपना इकोनॉमिक सर्वे आ गया, बजट आ गया, तो ये सब पढ़ता रहता था। तो उसके बाद हुआ कि उसके पेरेंट्स बोले कि जिस स्कूल में पढ़ता है तो चलते हैं वहाँ, आप यदि चाहो तो। एक्चुअली हॉल को लेके काफी इश्यूज होते थे, कभी टाइम मिला नहीं मिला, तो बच्चा अच्छा कर भी रहा था। तो उनके पेरेंट्स सोचे कि कहीं प्रॉपर सेटअप हो जाए। तो हम लोग फिर वैसा बात किए एकेडमी सेटअप करने के लिए। तो बाय गॉड ग्रेस ऐसा हुआ कि हम अपना प्रोजेक्ट रखे, वहाँ से वो सब एग्री होके हॉल बन गया, 4 कोट की एकेडमी रन हो गई। तो वहाँ पे करने लग गया। मैं साइड पे यूपीएससी भी पढ़ रहा था। देन एक ऐसी चीज हुई जो सबकी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज लाई, किसी के लिए अच्छा था, किसी के लिए बुरा। फिर आया कोविड। अच्छा, 2020 आ गया। फिर 19 का मार्च, 20 तारीख थी। हाँ। तो फिर वो किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। हाँ। तो मेरे लिए भी हुआ कि अब वो ऐसा टाइम आया कि अब होना है, नहीं होना है, क्या करना है। तो मैं अपनी मम्मी को फोन लगा के बोला कि ऐसा कुछ चल रहा है। ओके। मेरे मन में अंदर से ऐसा चल रहा है। तो मम्मी तो खुश रहे, तेरे को जो लग रहा है, इस चीज में खुशी मिल रही है तो वो कर, जो भी कम होगा ज्यादा होगा सब साथ में हम लोग कर लेंगे। अरे नाइस। तो फिर मैं थोड़ा सा, हालांकि ये था कि आप किसी चीज को 3-4 साल दिए, उसको छोड़ना भी इतना आसान नहीं था। नहीं सही है। तो फिर कोविड में क्या किया आपने? कोविड में फिर धीरे से मैं खिलाना चालू किया। तो 3 बच्चे थे। अच्छा। 3 बच्चों को खिलाना चालू किया। तो वो सभी बाय गॉड ग्रेस अच्छा करने लग गए, पिक किया। तो 17-18 महीने खिलाया, कैसे भी छुप के। तो सुबह कभी हॉल चले गए, कभी रात को जा रहे हैं, ताकि हॉल में प्रॉपर टाइम मिल जाए, कोड प्रॉपर मिल जाए। और उस समय पुलिसिंग का भी बड़ा इशू था। अच्छा। सब चीजें कोविड के समय। सही। तो वही कोविड में तो बहुत नॉर्मल पैसे के साथ ही मैंने 1500, 1000, 2000 ऐसे ही मिल जाते थे।
तो अपने घर का ही पैसा लग जाता था कई बार अपनी जेब से, वो तो। लेकिन ये था कि बड़ा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, सेटिस्फैक्शन था अल्टीमेट, वो कभी जब ये पैशन पकड़ में आता है ना, मजा बहुत आता है। वो एक स्पार्क आया मेरे अंदर कि यार ये, देन वहाँ पे कमिश्नर सर थे, फिर उन्होंने काउंसलिंग करी मेरी, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। देन क्या काउंसलिंग जैसे, क्या काउंसलिंग जैसे कि बैडमिंटन के रिलेटेड? नहीं, बैडमिंटन तो ठीक है, वो तो आपका नॉलेज है, और ऐसा हुआ भी कि चीजें दिखने लग गई। मैं तो कभी भी उस कोचिंग के लिए मैं तो अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके और बीएससी के लिए सोचा। फिर ऐसा हुआ कि वो 3 टाइम जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आप खेल तो रहे नहीं हो, लेकिन बैडमिंटन चाहिए, तो बस आप देखते हो, चीजें सीखते हो, दोस्त यार हैं, चेंजेस दिखना चालू होते हैं, तो फिर वो गेम को बस आप देख ही रहे हो, आप वीडियोस ही देखोगे या कोई टूर्नामेंट, तो वो चीजें ऐसी दिखना चालू हो गई कि यार ये जब हम खेलते थे तब तो नहीं दिखता था। तो वो 3 साल जो ऐसा गुजरा है, तो बस उसमें बस देख ही रहते चीजें, तो ग्रास्पिंग काफी अलग तरीके से हुई कि फिर मैं बोला कि यार उस तो डिफरेंस में फील भी कर रहा हूँ, फिर वही बच्चों को सिखाया तो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हुए, चीजें दिखने लग गई। देन वही सर थे तो उन्होंने काउंसलिंग करी थोड़ा, देन आई रियलाइज कि नहीं ये फिर उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा कि तुम पढ़ाई करो, तो मैं थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक टाइप से था, गेट कीपिंग करता था, नॉलेज है बट उसका गेट कीपिंग करना है, देना नहीं है किसी को। अच्छा, मतलब नॉलेज है पर खुद के सेल्फ के पास रखना, दूसरों को ऐसे बांटना नहीं, उसका फायदा हो जाएगा, इस तरह का। ओके ओके ओके। फिर वो मुझे बोले कि नहीं अभी तुमको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो। क्या एज होगी सर उस समय आपकी? मैं वही वैसे अपना 26-27। अच्छा, हाँ, क्या बोलने उन्होंने? तो उन्होंने मुझको काउंसिल किया बैठ के कि तुम थोड़ा सा मतलब ये बहुत नीचे से इन चीज़ों को देख रहे हो, थोड़ा ऊपर उठ के देखोगे। तो फिर उन्होंने मुझको थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प भी किया कि थोड़ा पढ़ो, पढ़ने में इन्वेस्ट करो। देन लगातार 3-4-5 सेशन लिए उन्होंने मेरे को बैठा के। उस समय वो जॉइंट कमिश्नर थे इनकम टैक्स में, तो मुझको इतना टाइम देना, तो कहीं ना कहीं वो आदमी मेरे को टाइम देता, कोई भी रिटर्न तो मैं देने की स्थिति में था नहीं उस समय, तो उनके बच्चे को खिलाता था। तो कहीं ना कहीं ये था कि उनके पास एक्सपोजर काफी ज्यादा था, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों से मिलना, तो वो नेटवर्क्स अच्छे थे, उस तरीके से देखते थे कि मैं तो काफी नीचे देख रहा हूँ चीजों से। तो वो काउंसलिंग का काफी टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, मैं अब पलट के देखता हूँ चीजें। तो देन मैं फिर रिग्रेसली पढ़ना चालू किया, तो फिर स्पोर्ट्स साइंस, डाइट जो था, तो स्पोर्ट्स साइंस जब मैंने पढ़ना चालू किया तब मैंने देखा कि कोचिंग एक अलग ही तरीके से दिख रही है, जो उसमें बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व हो रहा है, आपका डाइट इन्वॉल्व हो रहा है, या आपके और भी जो स्पोर्ट्स में एस्पेक्ट हैं, हम कभी हुआ तो बात करेंगे उस पर। तो सर ये जो स्पोर्ट्स साइंस है, हर एक कोर्स तो नहीं पढ़ते होंगे स्पोर्ट्स साइंस, बहुत कम ही होते होंगे ना जिसमें? आपको एक चीज यदि मेंशन करूं जो मैंने रियलाइज किया है, जैसे क्या है कि कोई भी एक अच्छा डाइटिशियन, मैं ये मतलब ये पर्सनल मेरा इंसाइट है, मे बी गलत हो, कोई एग्री करे, कि जैसे वो डाइट दे देगा, कोई अच्छी फिटनेस करा देगा, लेकिन मैं कोच हूं ना, तो मैं खेला हुआ है बैडमिंटन, तो मैं वो जो एक गैप है ना कि वो फिटनेस करा देगा बट वो बैडमिंटन के प्लेयर जो एक गैप है वो हमेशा मैंने फील किया। लेकिन मैं यदि जान रहा हूँ, स्पोर्ट्स साइंस भी जान रहा हूँ, डाइट भी जान रहा हूँ, तो मैं फील तो गैप को आप फील कर दोगे। कि जैसे एक बच्चा था, बहुत अच्छा खेल रहा था, थोड़ा हेल्दी था बट स्किल सेट बहुत अच्छा था। ओके, तो मोस्टली क्या है, अभी जैसे गैप आपको मैं बताता हूँ, कुछ एग्जांपल से तो क्लियर है। वो बच्चा ऑलमोस्ट सुपर स्किल सेट था, बट क्या था, थोड़ा चबी, मोटा सा, हेल्दी था। तो अब वो जहाँ खेलता था तो उसको डाइट के लिए किए। डाइट देने में क्या होगा, उसको लो कार्ब्स पे रख देंगे या फिर हाई प्रोटीन रख देंगे, या जो भी उसको कस्टमाइज करेंगे डाइट। बट क्या होगा कि वो डाइटिशियन है, अलग है, उसका कोच तो उसको रिग्रेसली रगड़ता रहेगा, वो तो करेक्ट। लेकिन मैं एज ए डाइटिशियन, एज ए कोच, मैं वो गैप देखूंगा कि यदि इसको लो कार्ब्स पे रख दिया है तो मैं इसको ऑन कोर्ट पे परेशान ना करूं। क्यों? क्योंकि ब्रेन के लिए सबसे प्रायर जो फंक्शनिंग के लिए यूज करता है वो कार्ब्स करेगा। तो मैं तो जान रहा हूँ कि, लेकिन डाइटिशियन रख दिया और एक कोच है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना, और उसके बीच बच्चा पिसेगा। तो वो मैंने हर जगह नोटिस किया कि एज अ प्लेयर मैं वो डिफरेंस फील करता था। तो वो पढ़ाई करी तो फिर एक अलग ही पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ स्पोर्ट्स को लेके, दिखने लगी चीजें वहाँ कोर्ट। तो अभी तक तो खाली ऐसा कोर्ट में दिख रही थी, पर बाद में होता है ना कि जो साइंस आप उससे कनेक्ट करने लगो, तो बहुत कुछ अपने आप ही क्लियर हो जाता है। नहीं कहते कि बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस आपको
वो प्लेयर है तो ठीक है, जो भी सीक्वेंस मल्टी जो भी होता है, करेक्ट, बट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे एक मतलब एक आपका टेम्परामेंट ही इतना साइंटिफिक हो जाएगा कि साइंटिफिक अप्रोच से ही किसी चीज को आप परसीव करोगे, वो धीरे धीरे होने लग गया। दिन 3-4 साल हुआ उस पर पढ़ाई करते रहे। मतलब इससे सर एक चीज और अपन कनेक्ट कर सकते हैं कि हार्ड वर्क तो अपन कोर्ट में कर रहे थे, ये चीज जो है स्मार्ट वर्क को और ऐड कर रही थी। डेफिनेटली स्मार्टली कैसे करें, साइंटिफिकली कैसे करें। डेफिनेटली हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है ना, मतलब आप यहाँ कर रहे हैं तो कोई सीजी में कर रहा है, कोई एमपी में कर रहा है, और जो एक लेबर ईट उठा रहा है वो भी हार्ड वर्क कर रहा है। पर प्लेयर है तो उस समय इतना एक डिटर्मिनेशन हर किसी के अंदर होता है कि वो हार्ड वर्क करता है, इमोशंस होते हैं, बट बात है कि हर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो वो फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। बात है कि स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन, वो सारी चीज़ें फिर मतलब हमारे सर कहते हैं कि उस स्टेज में जाके ना आपसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होगी कि आप कोई बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दे, बहुत छोटा छोटा मिस्टेक ही आपका काउंट होगा कि बहुत छोटा मिस्टेक हुआ था, पनिश हो गया उस वजह से, रात को अच्छा सोए नहीं और सुबह का मैच आपका, अब आप उतने कॉग्निटिव रहे नहीं तो वो सारी चीजें। देन वो हम पढ़ाई करी, 3-4 साल दिए, फिर आज इधर अब यहाँ कोचिंग में। तो कोचिंग में आपको ऐसे प्रॉपर कितने साल हो गए अभी स्टार्ट किए? हो गया ऑलमोस्ट 6 साल हो गया। 7 साल हो गए। और अभी सर आपकी एज क्या है? मैं 34। ओके। सो ये जितना भी डिस्कशन हुआ है सर, 2 क्वेश्चन एक तो दिमाग में आया मेरे बहुत अच्छा कि फर्स्ट, सपोज इफ आई वांट टू प्ले बैडमिंटन, तो बॉडी फ्लेक्सिबल ज़्यादा होनी चाहिए कि मसल ज़्यादा होने चाहिए, स्टिफ? अब वो ऐसा है कि आप 2 पैरामीटर हैं और 2 पैरामीटर में से किसको छोड़ दूं किसको पकड़ लूं, ऐसा तो दोनों फ्लेक्सिबिलिटी भी मिक्स दोनों का मिक्स होना चाहिए। आप छोड़ नहीं सकते। ये उंगली यूज करूं कि ये यूज करूं, इम्पोर्टेंट। और फ्लेक्सिबिलिटी कौन से बैडमिंटन के ऐसा कौन सा एरिया है गेम जिसमें काम आती है, और स्टिफ बॉडी कहाँ काम आती है? हो सकता है कि मसल अगर ज्यादा है तो स्मैश तेज जाता है, ऐसा कुछ है कि नहीं? देखिए मसल्स, जैसे आपको मैं जैसे मसल्स की बात है, आपको लगता है कि मसल पावर जनरेट कर रही है, तो जस्ट आपके सामने करते हैं हम, आपको लगता है मसल्स इंपॉर्टेंट है तो आप ऐसे करिए, चुटकी बजाएंगे हम लोग, है ना? तो अब आप चुटकी बजाइएगा कैसे? मसल्स इंपॉर्टेंट है आपकी, तो आप अभी बिना लोड करे मसल्स की दम से बजाइए। नहीं बज रही। मसल्स तो है ना अभी? मसल्स तो है, बट तो अच्छा फिर आपको सब कुछ चाहिए, मसल चाहिए, टेंडन चाहिए। अभी आप अपना अभी इसको लोड करके देखिए, ऐसे करिए, लोड करिए। अब अपना फोरआर्म आप टच करो, एकदम टाइट हो गया मसल, क्योंकि लोड किया। करेक्ट। ओके, तो मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स। तो वो चीजें दिखनी चाहिए आपको, दिखनी चाहिए। क्योंकि जैसे स्मैश की आप बात कर रहे हो माने, तो जैसे कि प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, सीनियर, तो आप देखोगे कि आप लास्ट ईयर भी उतना ही स्मैश मार रहे थे, उतने ही पावर से, उतनी ही स्पीड से जा रहा था। इस साल भी लगभग वैसे ही, कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज नहीं आया, बट कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो एक्सेप्शनली पावर डिलीवर करेंगे। क्योंकि ये जो मसल है, तो इसने अपने बॉडी उतना पावर डिलीवर कर दिया जितना वो कर सकता है। अब उसमें क्या है कि यदि मेरा पूरा बायोमैकेनिक्स का चैन इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो फिर एक अलग ही इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जैसे लाइक एक बॉलर है, तो उसके लेफ्ट हैंड का कोई खास यूज तो है नहीं। तो उसको ऐसे करके जेब में उसके रखवा दो और फिर बॉलिंग करवाओ, क्योंकि उसके तो ये यूज हो रहा है। लेकिन आप देखोगे कि पावर ही नहीं, वो उतना पेस ही डिलीवर नहीं कर पाया। तो बायोमैकेनिक्स, बायो चैन आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से हो, तब वो सारी चीजें डिलीवर कर पाएंगे। एक ली जिया बहुत अच्छा स्मैश मारता है, वो हर साल वो इम्प्रूव ही हो रहा है उसका। अब वो सर, अब सपोज वो पर्टिकुलर स्पीड में पहुंच गया, अब वो क्या उसको दिमाग लाना चाहिए एक्यूरेसी में कि कोई और चीज में? उस लेवल पे तो ऐसा है कि आप एक मार्क्ड प्लेयर हो जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि सभी के पास एक्यूरेसी, सभी के पास पावर है, ओपन शटल होगा, सभी किल करेंगे। तो बस कुछ गेम का आपका 1% उससे अब ज्यादा अच्छा खेलना है, आप जीत गए, वैसा रहता है उस लेवल पे। टेम्परामेंट कैसा है, आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं? जैसे बहुत बड़े प्लेयर है, मैच्योर हैं, तो बड़ा टूर्नामेंट काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो अच्छा सर, जैसे अपन टूर्नामेंट में जा रहे हैं, तो आप ऐसे गेम को और मेंटल प्रेशर को कितना % दोगे? मतलब सपोज अगर 50% अगर गेम आपका अच्छा है, तो मेंटल टेम्परामेंट भी 50%। अब तो आप इसको कैसे चैनलाइज करोगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, आप जैसे कि मान लीजिए आप सर्टेन स्किल सेट आपने अचीव कर ली है, ओके,
बट आपका यदि मेंटल टेम्परामेंट ही खराब है, आप थोड़ा वो आपके अंदर वो किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है कि मैं मतलब मैं मारूंगा ही मारूंगा इसको, कॉन्फिडेंस है ना, तो फिर आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर हैं जो प्रैक्टिस में फोड़ देते हैं। हाँ एकदम। बट वो एकदम जब मैच होता है, फियर होता है तो शिवरिंग होना, एकदम ब्लैकआउट हो जाएंगे, कोच पीछे से कुछ बोल रहा है, वो अपनी जोन में है, वो 10% भी नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो वो टेम्परामेंट तो फेस करना ही पड़ेगा, और ये नेचुरली ही माने इम्प्रूव होगा। हाँ, थोड़ा तो बार बार आप उस कंडीशन को फेस करोगे, धीरे से यूज टू होगे, काम होने लग जाएगा एकदम। जैसे मैं अपना इसमें पॉडकास्ट लाइन में बता रहा हूँ, जैसे शुरू के ऐसे 7 पॉडकास्ट किया मैंने, तो उस समय जो कॉन्फिडेंस एकदम ये था, गिरा हुआ था। ये भी तो अपने लिए स्टेज ही है सपोज, है ना। अब स्टेज है तो शुरू में अपने को मेंटल प्रेशर बहुत आता था कि भाई थोड़ा सा, अब ऐसा है कि जितना पॉडकास्ट हो रहा है उतना काम होते आ रहे अंदर से, अपन डेफिनेटली प्रेशर रिलीज होते आ रहा है। वैसे जितना अपन टूर्नामेंट खेले उतना अपने लिए, जैसे आप बोल रहे हो कि आप काम हो गए, आपने 7, 8, 10 कर लिया, आप उतने में हो गए, हो सकता है किसी को 20, 25, 30 लगने हैं और फिर भी ना हो, तो वो अपने पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी ही है बस। इनके कुछ बच्चे ऑन कोर्ट में इतने अच्छे हैं, बट वो कुछ बच्चे मतलब हो सकता है 2-3 गेम में काम हो जाए, कुछ बच्चों को 15-20 टूर्नामेंट खेले, उनके लिए इतना यार ये तो रोज का जीतना, रोज का कुछ नहीं है, चलो थोड़ा सा रो लिया पेरेंट्स के सामने। वो फियर आता है ना टूर्नामेंट, कभी फर्स्ट या सेकंड टूर्नामेंट खेलते धक-धक होता है, एकदम धक-धक होता है लोगों को, बटरफ्लाई होना। शुरू में जब मैं पॉडकास्ट चालू किया तो मेरे भी धक-धक होता, अब कुछ नहीं, अब एकदम काम ऐसा है। तो अब जैसे मुझे कि मुझे स्टेज फ्राइट बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं मैच खेलता था टूर्नामेंट, तो मेरा टेम्परामेंट इतना अच्छा था कि मैं तो खेलते खेलते बाहर भी लड़ाई कर लेता था। कोई बाहर रूटिंग कर रहा तो उसको भी जवाब दे रहा हूँ, खेल भी रहा, तो वो चीज मैं कभी फेस नहीं किया कि टेम्परामेंट एकदम डर लग रहा है। लेकिन स्टेज फ्राइट है तो आप 7 बार में 8 बार में आप नॉर्मल हो गए, मैं शायद 20-25 में भी ना हो पाऊँ, हो सकता है। तो नेचुरली ही आता है। और आप जो अपना कन्विक्शन बोले, हाँ, मैंने आप अकस्टम हो उस चीज के लिए कि नहीं, मे बी आप इसके लिए ज्यादा अच्छा कर सकते हो, मैं दूसरी चीज के लिए ज्यादा अच्छा। हाँ, वो जो अपनी नेचुरल टेंडेंसी है उसके अकॉर्डिंग जो अपना सिस्टम है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये सर कि एक बैडमिंटन प्लेयर के लिए कार्ब्स का, प्रोटीन का, फैट का, शुगर इनटेक का क्या सर्टेन प्रोपोर्शन होना चाहिए ताकि डाइट प्रॉपर रहे एज ए डाइटिशियन? देखो, मैं ये कहता हूँ कि it cannot be 50% training and 50% diet. It should be 100% training and 100% diet. Okay, दोनों का इक्वल रोल है। मतलब ये हाथ यूज करना है कि वो हाथ यूज करना है, दोनों यूजफुल है। तो आप यदि बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका डाइट नहीं है, तो आप 2 दिन 3 दिन आपका ब्रेन इतना कैपेबल है कि काम कर देगा, बट वो चौथे दिन तो कहीं ना कहीं से कंपनसेट करेगा चीजों को कि या तो गेम खराब होगा। हाँ, आप वही मैं कहा ना कि उतनी फंक्शनिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो 2-3 दिन आप कर सकते हो, इतने कैपेबल है जस्ट, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जाते। इसीलिए आप क्या खा रहे हो वो एक्सपर्टीज आपके साथ होनी चाहिए। इसीलिए कि मैं वो फील करूंगा कि मैं एक प्लेयर हूँ, तो कैसा सेशन जा रहा है, क्या है, मैं उसको किस तरीके का सेशन होने वाला है, तो उसकी रिकवरी के लिए क्या है, नॉर्मल क्या सेशन। लेकिन डाइटिशियन अलग-अलग फेजेस के लिए अलग-अलग डाइट आप लोग रिकमेंड करते हैं, तो वो गैप था, वो मैंने फील किया। ओके, टॉप 3 फूड्स फॉर बैडमिंटन प्लेयर्स। टॉप 3 में तो वही बात होगी ना कि वो अब उसको कार्ब्स भी अच्छा चाहिए, प्रोटीन भी अच्छा चाहिए, फैट्स भी चाहिए, तो मतलब सारी चीजें चाहिए, तो उसमें टॉप 3 तो बोलना, टॉप 3 तो थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको सब चाहिए, है ना। वो अभी शाम को हो सकता है जिम का सेशन करके आया हो, तो मसल टेयर है तो प्रोटीन चाहिए, फिर एक लंबा सेशन चलेगा उसका जिसमें उसको इतना एक्सप्लोसिव एनर्जी है, सडन बस्ट चाहिए, तो एटीपी के लिए उसको ग्लूकोज चाहिए, बॉडी ग्लूकोज बनाएगी तो थोड़ा लंबा टाइम लेगी, बट आपके स्टोर में ग्लूकोज पहले से है, आप इनटेक कर लोगे तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स आपके बढ़िया भरे हुए हैं, तो वो जल्दी होगा। लेकिन आपके बॉडी अब जनरेट करेगी, लिवर बनाएगा, तो ऑब्वियस है कि ग्लूकोज बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, तो आप थोड़ा सा डिजी फील करोगे, थोड़ा सा लो फील करोगे। करेक्ट। तो यही है कि जैसे प्लेयर्स को बोलता हूँ कि नो हाई नो लो। जो अच्छा प्लेयर है उसके सारे 6 के 6 सेशन वो उसी इंटेंसिटी से करेगा, लेकिन नॉर्मल है जिसका डाइट अच्छा नहीं है या उसका स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, तो वो क्या होगा कि 3 दिन बहुत अच्छा किया, 3 दिन ऐसा लो जाएगा, तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा सर एक पर्सनल प्रॉब्लम है, आई गेस बहुत सारे लोग का होगा, कि सपोज मैं शाम को 8 बजे बैडमिंटन खेलने आ रहा हूँ, तो उससे पहले मेरे को ऐसा क्या प्री बैडमिंटन मील, जैसे अपन प्री वर्कआउट मील लेते हैं,
अलग अलग प्रकार का। तो ऐसा क्या प्री बैडमिंटन में लिया, कितने देर पहले खा लें ताकि कोर्ट में अपने साथ खेलते वक्त फुल एनर्जी रहे? देखो, इफ यू आर आस्किंग फॉर कॉम्पिटिटिव, हाँ, तो फिर सिनेरियो चेंज है, बट ये है कि जस्ट प्रैक्टिस के लिए, खेल रहे बेसिकली। हाँ, आप जॉब करके आए, अब आप हाँ, खेलना चाहे, हाँ, तो उसके लिए लीवर इतना पावरफुल है कि वो उतना आपका बैकअप बना के रखता है। अच्छा, दिन भर का जो अपन फूड इंटेक कर रहे हैं वो बैकअप बना लेगा, तो वो रिस्टोर, आपका थाइज मसल हो गया, वो सब मसल में उतना ग्लाइकोजन, लीवर्स के पास उतना बैकअप है, और आप उतना इंटेंसिटी पे आप करोगे भी नहीं। आप 2 दिन खेल लिए, तीसरे दिन आप गैप ले लोगे, आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक प्रोफेशनल के लिए वो चीजें थोड़ा सा, अच्छा, वो नहीं अफोर्ड कर सकता क्योंकि उसको 6 के 6 दिन खेलना है, 6 के 6 दिन खेलना है, तो वो तो उसके लिए एक प्रॉपर, हाँ, उसके लिए फिर चीजें थोड़ा सा फिर चेंज हो जाएंगी कि उसके लिए प्री वर्कआउट क्या है, क्योंकि वो ऑन कोर्ट भी होगा और एक जिम सेशन भी यदि कर रहा है, तो फिर प्री वर्कआउट की डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज, उसके लिए चेंज होगा। हाँ, उसके लिए अलग होगा। मतलब डाइट प्लान्स आर चेंज फॉर, हाँ, यही तो है कि वो स्पेसिफिक हो गया ना, उसको वो प्रोफेशन हो गया कि भाई तू बिगिनर है, कि तू इंटरमीडिएट लेवल का है, कि तू एडवांस लेवल का है, जो भी है। आपको यदि उसकी डाइट दे देंगे तो आप तो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे वो उतना। हाँ, अगर आप मेरे को अगर कोई प्रोफेशनल प्लेयर की डाइट देगा तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी उतनी प्रोटीन इंटेक के लिए अभी तैयार नहीं हुआ, धीरे प्रोटीन, श्योर, वो चीजें थोड़ा सा, हाँ, माने आप अच्छे के लिए कर रहे हो, आपको इम्पैक्ट करेगी। मतलब हर स्टेज के लिए एक अलग डाइट प्लान अपन बना सकते हैं। हाँ, ऑब्वियस है कि वो प्रोफेशनल है। करेक्ट, ठीक है। अच्छा सर, बैडमिंटन जो है खेलने से कॉग्निटिव फंक्शनिंग कैसे इंप्रूव होती है, और आजकल ना एडल्ट्स में डेमेंशिया भी बहुत दिखा जा रहा है, तो कैसे प्रिवेंट होता है उससे? तो देखो, पहले कॉग्निटिव फंक्शनिंग को समझते हैं कि कॉग्निटिव, जैसे हिंदी में उसको कहेंगे क्या, संज्ञान बोलते हैं। अच्छा, संज्ञान मतलब किसी चीज को समझ पाना। तो आपका कॉन्शियसली इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, क्या आप कॉन्शियस होकर किसी एक्टिविटी को में पार्टिसिपेट कर रहे हो कि, जैसे आप कुछ सोचते हो तो यू नो कि हाँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, क्लियर है ना? क्लियर। तो उस चीज को ऐसा कि एडल्ट्स में मतलब कि खेलने से नहीं होगा या खेलने से होगा, ये कहना मतलब, हाँ, ये ऐसे पर्टिकुलर कहीं डिफाइंड नहीं है। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे मोटे मोटे या डायबिटीज से हैं लोग, लेकिन आप देखोगे बहुत हैवी है, मोटा है, फिर भी आप देखोगे दे हैव वंडरफुल कॉग्निटिव एबिलिटी। हाँ, जैसे मेरी पहचान के एक अंकल हैं, दे हैव वंडरफुल रीजनिंग, कि उनको ना डायबिटीज की बात आई ना, तो उनको जब एकदम ज्यादा डायबिटीज उनका शो करता है ना मेडिकल रिपोर्ट में, तो वो बैडमिंटन खेलना चालू कर देते हैं, और खुद बताते हैं हर बार कि भाई मेरा हर बार क्या, मैं हर बार पैटर्न देख रहा हूँ कि जब मैं बैडमिंटन खेलना चालू कर रहा हूँ मेरा शुगर लेवल जो है अच्छा खासा ड्रॉप हो जा रहा है और रिपोर्ट अच्छी आ जा रही है। तो इसमें ये क्या जेन्युइन चीज है कि सही में शुगर में फर्क पड़ता है, डायबिटीज में फर्क पड़ता है? अब जैसे अब आप शुगर डायबिटीज का बोल रहे हो, तो ठीक है, वो थोड़ा अलग ही सब्जेक्ट हो जाएगा कि 126 ही क्यों मार्क किया, आप यहाँ से शुगर निकालोगे या कहीं और से, ऐसे कुछ पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं, मतलब डिफरेंस दिखेगा, इधर से शुगर इनटेक, मतलब ब्लड का शुगर आप चेक करोगे या दूसरे पार्ट से, क्यों? क्योंकि बॉडी इतनी कैपेबल है, मतलब आप यदि काफी टाइम तक फ्रूट लोगे ना आप, तो उसमें इतना इंटेलिजेंस होता है, मतलब मे भी आपको थोड़ा अजीब लगे सुनने में, कि एक ब्लड थिनिंग करके टर्म है, तो आपके बॉडी में भी ना, मतलब कहीं किसी पार्ट में ब्लड का थिकनेस थिनिंग अलग होगा, और दूसरे पार्ट में अलग। अच्छा, ओके, तो मतलब कहीं ब्लड ज्यादा थिक होगा, कहीं ज्यादा थिन होगा। हो सकता है, क्योंकि आर्टरीज जैसा डिजाइन है, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है, तो शुगर को वो डिस्कशन अपना कहीं और ही चला जाएगा। तो कॉग्निटिव के लिए जितना है कि वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि मे बी जेनेटिक, या बहुत अच्छा आप फिट लोगों को देखोगे लेकिन उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी इतनी पुअर है कि दे कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड सिंगल थिंग, एक काम दे दो वो नहीं हो पाएगा, मतलब ये एक नेचुरल एबिलिटी होती है बॉडी की। बहुत फिट प्लेयर हैं, लेकिन आप उनकी रीजनिंग देखोगे कि पर्टिकुलर करना है नहीं करना, वो उसमें टाइम ले लेंगे। तो कोई बहुत मोटा है ये, तो वो तो भी उसके पास बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। करेक्ट। तो अब जैसे आप पूछे थे डेमेंशिया, तो डेमेंशिया को थोड़ा सा पहले समझते हैं कि डेमेंशिया क्या है, कि डेमेंशिया होता क्या एक्चुअली में, कि आप ऐसे कि 50 टाइप का डेमेंशिया है। अच्छा, तो डेमेंशिया आप ऐसे समझोगे एक लार्जर आपका सेट है, और उसके अंदर छोटे छोटे सबसेट हैं। ओके, तो जिसको जैसे आप अल्जाइमर सुने होगे, मिक्स्ड डेमेंशिया सुने होगे, वेस्कुलर अल्जाइमर हुई ना, जो भूलने लगता है आदमी,
हाँ, तो वेस्कुलर डेमेंशिया, तो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो रिवर्सिबल हैं, हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वेरी डेंजरस। तो जैसे वेस्कुलर हो गया आपका, तो वेस्कुलर भी बहुत डेंजरस है। ओके, है ना, क्योंकि क्या होता है वेस्कुलर डेमेंशिया? क्या होता है कि आप स्ट्रोक्स, आप सुने होंगे स्ट्रोक्स, हाँ। तो बैक टू मतलब लगभग 5 से 6 साल ही आदमी रह पाता है उसमें। अच्छा, डेंजरस है। अच्छा। और ये सब आप समझो कि कुछ चीजें तो आपके हाथ में है, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। तो जैसे अल्जाइमर आप लो, तो अल्जाइमर इज अ सबसेट ऑफ डिमेंशिया। अच्छा, उसी का एक सबसेट है। तो जैसे क्या होता है कि एक जैसे यहाँ पे आपके फैट्स होता है, उसका सिलेक्शन, यू हैव टू नो योर फैट्स बहुत अच्छे से, कि क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा, वो आपको उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो जैसे कि डेमेंशिया की बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें एक जीन होता है APOE4 करके एक जीन होता है। तो अब जीन्स की बात है, तो उसमें आपके पास कोई सिलेक्शन नहीं है ना। यदि वो जीन आपके सिंगल पेरेंट से आया, तो लगभग 3 गुना चांस है कि आपको होगा लास्ट में। दोनों पेरेंट्स से आ गया तो लगभग 15 गुना चांस है कि यू विल सफर। ओके, तो अब वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं है, वो बट बाय बर्थ है। बट चांस क्या है कि दूसरे फैक्टर्स जैसे आते हैं, अब ये फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सके। दूसरे फैक्टर कैसे हैं कि जैसे कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जो, जैसे हम ओवर द काउंटर हम परचेज करते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो आपको प्रॉब्लम करेंगे। ओके, हाँ, कि आप मतलब ये डिफाइन होता होगा पर्टिकुलर बॉडी टाइप से। हाँ, कि मे बी यू आर हाईली ससेप्टेबल फॉर समथिंग, और मैं उसके लिए बड़े आराम से, तो वो उन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो जैसे क्या होता है कि एक बीटा एलोमाइड प्रोटीन होता है। ओके, तो वो क्या करता है कि जैसे मंचूरियन बॉल्स होती है ना, तो आपके न्यूरो पाथवे में वो वैसे छोटे ऐसे जस्ट लाइक स्पीड ब्रेकर, तो वो वैसे हर्डल्स क्रिएट कर देता है छोटे। अच्छा, क्या होता है कि वो जो डाटा डिलीवरी है ना, जो डाटा ट्रांसमिशन, जो डाटा डिलीवर करना है, वो आपको थोड़ा सा उतना रिफाइंड वे में नहीं होगा। तो यू मे बी स्टार्ट फेसिंग कॉग्निटिव मेंटल इम्पेयरमेंट। जैसे क्या है कि आप सडनली नाम भूलने लग जाओगे। अच्छा, आपको वर्ड्स याद नहीं आएंगे, चेंजेस फील करना, टाइम एंड स्पेस में आप थोड़ा सा इधर उधर फील करोगे कि कल इधर था या आज इधर आया हूँ। तो ये चीजें थोड़ा सा डेंजरस हो जाती हैं। इट्स आल्सो पार्ट ऑफ डेमेंशिया। हाँ, वो डेमेंशिया में ही, मतलब अल्जाइमर है तो अब आपका एक जो डाटा डिलीवर हो रहा है उसमें डिसरप्शन क्रिएट हो गया है। ओके, है ना। तो अब इसीलिए वहाँ पे फैट्स बहुत जरूरी हो जाता है कि यदि आप अपने फैट्स से अवेयर हो, तो इसीलिए आपको ओमेगा-3 ओमेगा-6 ये सारी चीजें, वो डिस्कशन अपना। तो क्या बैडमिंटन प्रिवेंट करता है डेमेंशिया को एडल्ट्स में? डेमेंशिया देखिए, ये मतलब ठीक है, अच्छा आप फिजिकली फिट हो तो ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा। क्यों? यदि अब वो जीन वाला केस हो गया, तो फिर वो कैसे हो सकता है चांसेस को काट दे, कम हो जाए। ये है कि फिजिकल एक्टिविटी है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। बट ये है, उससे भी कहीं ज्यादा आपको अपने फैट्स को समझना पड़ेगा। है ना, कि जैसे फैट्स हैं जो इनर साइंस है बॉडी की, उसको समझना पड़ेगा। फैट्स है ना, तो आप यदि बहुत ज्यादा ट्रांस फैट ले रहे हो, है ना, तो फिर दिक्कत है। लेकिन यदि जैसे एक बहुत अच्छा डिस्कशन है टेडेक्स पे उनका, नील बर्नार्ड का। ओके, तो वो बड़ा अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ कि इफ यू हैव 8 फॉर्म्स ऑफ फैट, है ना, तो लगभग आप डाइट से 70-80% के चांस है कि आप उसको आप वो स्टेज को फेस नहीं करोगे, उससे पहले आप रिकवर कर जाओगे। तो हेल्दी फॉर्म ऑफ फैट्स आपको वो लेने जरूरी हैं, इसलिए ओमेगा-3 ओमेगा-6 ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो वो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, तो फैट यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। अब आप खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मैं भी एथलीट हूँ, आप भी हो, हम कार्ब्स प्रोटीन ये कर रहे हैं, बट फैट को समवेयर हम इग्नोर ही कर देते हैं, या कुछ लोग तो फैट से ऐसा भागते हैं कि बट बॉडी खुद ही जनरेट कर रहा है डेफिनेटली। हाँ, तो आप इम्पेयरमेंट आप फील करोगे थोड़ा सा कि चीजें भूलने लग गया हूँ, तो वो कहीं ना कहीं किसी के भी साथ हो रहा हो। यदि आप ऐसा एक मेंटल लैप्स आप फील कर पा रहे हो ना कि यार वो मैं नाम जल्दी याद आ जाता था किसी इंसान का, अब मुझे को याद नहीं, तो जस्ट चेक योर फैट्स। हाँ, फैट्स जैसे कई लोग ना आजकल नया ट्रेंड चल रहा है जेंजी में, हमारे बहुत लोग सब दूर भग रहे हैं, भाई शुगर नहीं खाना, फैट नहीं खाना, पर नो, इट हैज सम बेनिफिट्स आल्सो। अब फैट का जैसे अगर घी ले अपन, तो घी को बोला जाता है कि बेस्ट फैट है। इंडिया ने वर्ल्ड को दिया है घी,
एंड घी इज द बेस्ट फैट। हाँ, कहीं ना कहीं ओमेगा 3 ओमेगा 6 इम्पैक्ट करता है घी। वो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली है तो वो भी ट्राइग्लिसराइड्स। लेकिन ये कि जैसे आपके घर में दूध आ रहा है, ओके, तो मैं तो कहता हूँ दूध का आप कुछ भी यूज मत करो। अच्छा, ओके, आप बस उसका घी बना लो। अच्छा, बेस्ट आपके लिए वही है। हाँ, उसको जितने सिंपल फॉर्म में आप लो, आप उससे घी से तड़का मत लगाओ, ये सब मत करो। आप उसको जस्ट नॉर्मल आप जस्ट कंज्यूम करो, इट्स गुड फॉर यू, ओके, है ना। और आप जितना हेल्दी आप ले अच्छा, घी के भी कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं कि हाँ, आप उसको कुक कर दोगे तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब रॉ फॉर्म में जो घी है उसको जो है आप उसको लेके रॉ फॉर्म में ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि वो लगभग दूध से सबसे दूर का प्रोडक्ट घी है। अच्छा, है ना। और जैसे आप पुराने उसमें देखोगे ना, तो जैसे हम पता नहीं बोलना सही है कि नहीं, पहले भी बताया गया कि यदि आप घी भी ले रहे हो तो ये हमारा जो इतना इंडियन सब कॉन्टिनेंटल है, इसके अंदर जो पर्टिकुलर गाय हैं, केवल उन्हीं का ही ज्यादा अच्छा है। ये अच्छा, ये भी मैं एक्सपर्टीज नहीं है मेरी इसमें, बट फिर भी उसमें गाय भी मेंशन्ड है कि ये वाली गाय ये इंडिया से मतलब बिलोंग करते हैं, तो बाहर की नहीं। लेकिन अभी क्या है कि खैर वो दूध पे डिस्कशन तो अलग है। इसमें भी देखा जाए तो अगर बहुत कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि भाई कई लोग बोलते हैं कि नहीं दूध एकदम ही अवॉइड करो, वीगन बन जाओ। विराट कोहली भी रिसेंटली वीगन बना। कई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई दूध खाना चाहिए, दूध में कुछ फायदा भी होता है। अब सबकी अलग अलग बिलीफ है। फायदा तो फिर बहुत सारी चीजों में है ना, कि आप पत्ते चबा लो तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन वो अब सबके बेनिफिट्स है, सबके लॉस भी दूध है ये तो एज पर साइंस है, जितना समझ पा रहे। तो मुझे तो ये है कि भाई ठीक है, मैं कह सकता हूँ, मे बी आप डिसएग्री करो या, लेकिन आप दूध डेयरी प्रोडक्ट से आप जितना अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखिए, डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। ओके, अच्छा सर, शुगर में क्या इंटेक होगा? जैसे शुगर कंज्यूम अपने को ज्यादा करना चाहिए, एकदम ही अवॉइड करना चाहिए? कई लोग जैसे बोलते हैं कि एकदम ही अवॉइड नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत आप कंज्यूम कर सकते हो। नहीं, देखो शुगर जैसे एज पर बॉडी, ओके, तो शुगर का डेफिनेशन बॉडी के लिए कुछ और है ना। वो हम जो शुगर चीनी हम जिसको बोल रहे हैं, बॉडी को उससे मतलब नहीं है। उसके लिए आप वो सुने होंगे जितने माल्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, जिसमें लास्ट में ओजोज आता है, जैसे फ्रूट जूस में बहुत ज्यादा फ्रुक्टोज होता है। तो बॉडी के लिए वो डेफिनेशन है कि शुगर की, कि वो अच्छा, अपन जो डेफिनेशन शुगर की समझते हैं वो एकदम ही डिफरेंट है। कुछ भी खाओ, ओके, बॉडी को केवल एटीपी से मतलब है। मतलब और भी अदर फॉर्म है, जीटीपी हो गया, लेकिन जब तक ह्यूमन कंसर्न है तो एटीपी ही हमें चाहिए। तो आप कुछ भी खाओ, लीवर का काम है कि उसको एटीपी में कन्वर्ट करेगा। बस बात यह है कि कार्ब्स जो हम ले रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा हम अभी चेन डिस्कस की है, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सब, तो वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी पे, है ना। आप फैट लोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बॉडी के लिए डेफिनेशन, बॉडी को एटीपी चाहिए। बस ये उसमें मेन जो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा इंटेक ना ले जो आपका शुगर स्पाइक बहुत तेजी से कर दे। अच्छा, कि ब्लड में शुगर का जो एक इनपुट है वो इकट्ठे इतना ज्यादा हो गया कि अब आपको बहुत ज्यादा इंसुलिन की जरूरत है। अच्छा, जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है वो शुगर स्पाइक से तो ज्यादा होती है, आई थिंक सो। वो वही है कि जैसे क्या है कि एक डॉक्टर रामदास करके हैं यूएसए में, तो उनका आप डिस्कशन चाहो तो आप रेफर कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि एक बार अपना इंसुलिन, जैसे इंसुलिन है वो, इंसुलिन आपने जो भी खाया वो ले जाएगा और सेल से इंट्रोड्यूस कराएगा और सेल्स उसको लेंगे, अपना न्यूट्रिशन जो भी। तो आप कितना इंसुलिन यूज कर रहे हो, वो अल्टीमेट की है। मतलब 80% डिसीजेज आपके वहीं से आएंगे कि आप जितना ज्यादा इंसुलिन यूज करोगे तो बॉडी बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसको और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा। जैसे आप इतना इंसुलिन लेके आप खाना खा सकते हो, लेकिन अब क्या हो, ब्लड में इतनी सारी शुगर हो गई कि अब उतने इंसुलिन से हैंडल नहीं होगा, और चाहिए। तो अब वो आपका सिस्टम और इंसुलिन जनरेट करेगा। बट एक टाइम आएगा कि आपको 1 गैलन इंसुलिन लगेगा और बॉडी अब उतना बना तो पाएगा नहीं। टाइम के खाने के लिए आपको इतना सारा इंसुलिन चाहिए। तो अब क्या करोगे, आप बाहर से इंपोर्ट करोगे। अच्छा, तो अब आपकी डिपेंडेंसी है, मतलब बॉडी की जो मैकेनिज्म है ऐसे वर्क कर रही है। इसीलिए शुगर स्पाइक से आपको बचना चाहिए। इकट्ठे बहुत ज्यादा शुगर बॉडी में ना आ जाए, है ना। मिनिमल अमाउंट रहेगा, चलेगा, छोटा सा। मतलब जैसे मिलेट्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए शक्कर खाया आपने, तो क्या हुआ कि शक्कर खाया है, कोई जूस पिया है, कोई एनर्जी ड्रिंक ली, तो उसमें क्या होता है कि इतना तेजी से आपका ब्लड में शुगर स्पाइक होता है
जैसे कभी मैच खेलते हैं तो हम लो फील करते हैं तो हम ग्लूकोज खाते हैं, देखा होगा ग्लूकोज खाते हैं लेते हैं तुरंत मैचेस में। जैसे कभी भी लाइफ में भी ऐसे सिचुएशन आते हैं ना भाई लो लग रहा है लेजी लग रहा है चॉकलेट खा लो साइंस हाँ खा लिए तो हुआ क्या कि एक्चुअली में शुगर स्पाइक हो गई, शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में तुरंत अवेलेबल हो गई, तो उतने टाइम के लिए अच्छा है। बट अभी आपको जरूरत भी नहीं है, कुछ नहीं है, आप लगातार आदत बना रहे हो उसको, तो अब उतने ब्लड स्ट्रीम में इतना शुगर हो गया है कि अब वो एक सेल है, जैसे जस्ट लाइक एक मान लीजिए एक गाड़ी जा रही है तो ओवरलोड हो गया है, तो अब वो क्या करेगा कि वो यदि ट्रक कहीं जा रहा है तो वो शुगर गिराते हुए जाएगा, तो वो आपकी जितनी आर्टरीज मतलब जितना वेन्स है वो यहाँ वहाँ वो जमता चला जाएगा। तो जितने भी आपने सुने होंगे आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, जितने भी आइटिस लगते हैं तो इन्फ्लेमेशन होता है, और शुगर का एक नेचर होता है कि वो टाइट करता है जितने भी आपके आर्टरीज होंगे। तो मान लीजिए जैसे शुगर वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो प्रोटीन के साथ मिलके प्लाक्स बनाएगा, वो अलग चीज़ है, तो वो टाइट कर देता है उसको। तो इसीलिए इन चीज़ों से हमको थोड़ा सा बचना चाहिए। तो आप जैसे मिलेट्स लो तो वो भी आपको, अच्छा मिलेट्स आर गुड, हाँ वो आपको उसका अल्टीमेट फंडा ये है कि वो आपको शुगर तो देगा बट बहुत धीरे धीरे रिलीज करेगा, और इकट्ठे ऐसा नहीं होगा कि एकदम पूरा बम्बार्डिंग कर दिया। अभी तो बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है सर हमारे बिजनेस वर्ल्ड में, ये देखें ना तो मोस्ट ऑफ द फूड स्टार्टअप जो चालू हो रहे हैं ना वो मिलेट्स के अराउंड ही चालू कर रहे हैं, हाँ क्योंकि अभी मिलेट्स इस ट्रेंड में है। अभी धीरे से थोड़े साल पहले मखाना जो होता है वो ट्रेंड में था, मखाना, रागी का भी ट्रेंड आया था, ओट्स और रागी का ट्रेंड आया था, उसके बाद मखाना का ट्रेंड आया, अभी मिलेट्स का चल रहा है। ऐसी जैसे जो फूड फेमस होते रहते हैं ना उसके अराउंड लोग बिजनेस स्टार्टअप चालू कर देते हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि नो वन इज अगेंस्ट यू, योर फूड इज रॉबिंग यू, आपका फूड ही आपको लूट रहा है, दैट्स इट। ओके, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारे पास अवेयर जो ले रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए कि अंदर जाके वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है। ऑब्वियस है, अपनी आप थाली में देखिए उसमें चावल है, उसमें रोटी है, एक सब्जी होगी और दाल होगी, तो दाल में कितनी दाल होगी, इतनी सी दाल लिए होगी, है ना, और उसमें आप देखो कार्ब्स कितना ज्यादा है, चावल है, रोटी है, 4-5 तो रोटी खाते होंगे, सही, तो कार्ब्स ही तो ज्यादा जा रहा है लगातार। तो इसीलिए क्या है कि सिस्टम में इतना ज्यादा शुगर हो रहा है, तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा सैलेड लो, ये सारी चीजें लो, तो उसमें उतना ज्यादा मतलब शुगर नहीं जाएगा ओके, क्योंकि शुगर का डेफिनेशन अलग है बॉडी के लिए, अलग है। अच्छा सर, आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो यंगस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या मसल ग्रोथ कर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे सपोज एक अभी न्यूज़ में ध्यान में थी, अभी रिसेंट जो इंडोनेशिया में टूर्नामेंट हुआ अपना 2024 में, उसमें एक 17 साल का चाइनीज़ प्लेयर आई थिंक कार्डियक अरेस्ट से एक्सपायर हो गया, तो उसका क्या इंटेक रहेगा आपका? अब देखिए जैसे कि कार्डियक अरेस्ट है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या आपको लगता है कि एक्सरसाइज से फर्क पड़ रहा है कि कुछ नेचुरल है उनका? डेफिनेटली देखिए एक्सरसाइज करना हेल्प करता है, बट कोई ये कह दे कि आप इससे हो जाएगा, हाँ इसी से हो रहा है, तो खाली इसी से हो रहा है, वो गलत। नो वन कैन गारंटी। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये एक आर्टरी, ये आपका एक पाइप है, एक वेंट है, ठीक है, तो आप केवल इस बात की गारंटी ले सकते हो कि हाँ मैं खाना पीना अच्छा खाऊंगा, मेरे इस आर्टरीज पे कोई मैंने कुछ गलत तरीके का फैट नहीं लिया है कि जो प्रोटीन से उसमें स्टिकी ऐसा होके एक प्लाक बना है, तो ये इवेंट मैं साफ सुथरा रखूंगा, मेरी आर्टरीज बढ़िया रहेंगी। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है जिससे ये बना है, वो कब रप्चर करेगा वो नहीं आपको मालूम है। सबके बहुत सारे लोग हैं 80% ब्लॉकेज के साथ भी वो जी रहे हैं, आपके पुराने दादा लोग हैं, उनका लगा हुआ है बॉडी में, फिर भी वो खाना पीना उनका खराब है, वो तंबाकू खाते हैं, वो तो भी वो। और देखो यहाँ पे आप फिटनेस करोगे तो ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फिटनेस करना, ये करना, तो वो प्लाक रप्चर जो है ना वो रप्चर डेवलप कर देगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरलोड हो गया, इतना ओवरलोड हो गया, मतलब हो सकता है बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप उतना फिर इसमें दूसरी चीज़ें ये हैं कि मे बी आप जब छोटे रहोगे या आपने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मेडिकेशन से आप एक्सपोज्ड रहोगे, आपके खाने में कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बहुत से लोगों को अभी हम देखते हैं कि 2 दिन की सर्दी हुई तो तुरंत एंटीबायोटिक्स ले लिया है, कुछ भी कर, तो ठीक है कि 2 दिन में वो हो गया, बट वो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? जैसे मान लो अभी कोविड का टाइम था कुछ टाइम पहले, तो किसी को सर्दी खांसी हो रही या हम एंटीबायोटिक जाके ले लेते हैं लोग, तो अब उसमें जैसे एक एंटीबायोटिक है क्या कि एजिथ्रोमाइसिन,
एजिथ्रोमाइसिन। तो वो आपको ठीक है जो आप जिस पर्पस के लिए हो गया, लेकिन वो तो क्योर करेगी, पर उसके साइड इफेक्ट्स लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या है कि ये आपको जो है ना कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है जो उसमें डिसरप्शन क्रिएट करेगा। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे हैं, जो नॉट समय लगे हुए हैं जो ब्रेन से, जो लॉप जो हार्ट है ना, तो वो सिग्नल तो आप एक सुने होंगे कि वो आपको क्या होता है कार्डियक अरिथमिया की जो उसका जो पंप करने का जो टाइमिंग था वो चेंज हो जाएगा। पेस मेकर आपने सुना होगा। तो अब आप ऐसे मेडिकेशन से आप ऐसे एक्सपोज हो गए हो कि आप सब कुछ अच्छा था बट वो आपको उस तरफ से प्रॉब्लम देगा, तो आप एंटीबायोटिक तो ले लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जो मतलब नो वन कैन गारंटी। आप फिटनेस बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब कोई ऐसे गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि भाई ये फिटनेस करने की वजह से हुआ है या कोई और कारण से हुआ है, नहीं कर रहे हो तो हुआ है। हाँ डेफिनेटली इक्वल चांसेस वो भी है कि हो सकता है कोई और कारण से कर रहे हो। हार्ट स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, उसकी मसल्स अच्छी होती है, फायदा तो है सर, फायदा तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं, बट कोई बोल दे कि नहीं कर रहे हैं और हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेम्ब्रेन का गारंटी नहीं है कब रप्चर होगा। आप इस वेंट का गारंटी ले सकते हो कि मैं खाना पीना बहुत अच्छा खाऊंगा। बहुत सारे लोग का बहाना भी यही है ना आजकल, जो एक्सरसाइज नहीं करते वो बोलते हैं भाई हार्ट अटैक आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब। और दूसरा क्या है कि जैसे बहुत सारे यंगस्टर हैं या जो भी है अचानक गए और बस चालू कर दिया वर्कआउट। तो आपको पहले अपने हार्ट को अकस्टम करना पड़ेगा कि थोड़ा उसका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, अभी तक तो बहुत रेस्ट में है वो, उतना एक्सर्शन का उसको नहीं आदत, तो आपको धीरे धीरे प्रिपेयर करना चाहिए। और आप कर भी सडन एकदम आपको लगता है कि ठीक है इतने में क्या होगा, बस उतने में ही चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो आप किसी अच्छे उससे मिल लो, आप ओपिनियन ले लो, 10-15 दिन बहुत लाइट एक्सरसाइज करके देन आप उसमें जाइए। करेक्ट। और जैसे अब एक्सरसाइज करते ही अपन, तो ये एक जनरल मेरा क्वेश्चन था ये कि अपन जो स्मार्ट वेरेबल्स आजकल मार्केट में आते हैं, फिटबिट के हो गए या बहुत सारी कंपनीज के स्मार्ट वेरेबल्स आते हैं आजकल। हाँ, जो बैंड्स आ रहे हैं, तो ये एक्चुअली में वर्क करता है कि खाली फैशन के लिए? नहीं, डेफिनेटली करता है। वही बात है कि आप कैसे ले रहे हो उस चीज़। अच्छा, मैं कैसे उसको आप बहुत सारे लोग हैं कि मोबाइल आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लोग हो सकता है फैशन के लिए यूज करते हो। हाँ, तो जैसे क्या है कि वूप बैंड्स है, ओके, तो वो काफ़ी अच्छा है। जैसे क्या है कि वो मेजरली आपका एक कार्डियक बड़ा पर्सपेक्टिव में कि वो आपके हार्ट रेट एट रेस्ट कितना आ रहा है, आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कि हार्ट रेट कितना वेरिएशन दिन भर में स्टेप्स कितने कर रहे हो, वो तो ठीक है। लेकिन ये कार्डियक के कंटेक्स्ट में कि वेरिएबिलिटी कितनी है उसमें, तो वो सारे आपको अच्छा लगातार मिलते रहेंगे। अगर देखना है उसमें तो वो आपको मिलेगा। दूसरा आपका स्लीप, जो कि रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लीप में कितना डीप स्लीप का स्टेट था, नहीं था, यदि आप वो बार बार अचीव नहीं कर पा रहे हो एक, तो उससे आपका हार्ट का जो रेस्टिंग पीरियड में जितना हार्ट रेट आना चाहिए वो नहीं आएगा। जैसे सुबह उठ के एथलीट्स का होता है कि सुबह उठ के उनको हार्ट रेट का लिखने का एक डायरी में टास्क रहता है। तो कोचिंग के बच्चे हमारे करते हैं, तो वो हार्ट रेट उनका रहता है कि हाँ यदि वो थोड़ा भी ऊपर नीचे जाता है ना तो समझ आता है कि बच्चा कहीं ना कहीं ओवर ट्रेन हो गया है। ओके, सबसे मतलब एक क्लियर कट। तो उसका क्या आप लोग का सॉल्यूशन रहता है फिर अगर ओवर ट्रेन हो गया? फिर थोड़ा सा उसको कहीं हम लोड को देखते हैं, या फिर या तो उसके नींद अच्छी नहीं हो रही है उसकी, क्योंकि स्लीप रिकवरी के मल्टीपल रीजंस, तो वो वेरिएबल्स में वो सारी चीजें हो सकता है। फूड अच्छा ना हो रहा हो, अब वो तो मल्टीपल एस्पेक्ट है। स्लीप हो गया, फूड हो गया, एक्सरसाइज हो गई। और जहाँ तक रहा एथलीट्स के लिए, तो और भी वेरिएबल्स हैं जैसे हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे वेस्ट पहन के एथलीट्स करते रहते हैं, तो प्रोफेशनल एथलीट्स जो यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जैसे एक ट्रू मूव आता है, तो बायोमैकेनिक्स उसमें चेक करते हैं। उसमें और एडिशनल फंक्शंस रहते होंगे। हाँ, बीबीटी किट आती है, वेलोसिटी बेस्ड ट्रेनिंग। तो एक्चुअली डाटा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा स्लीप साइकिल खराब है, रिकवरी नहीं हो रही है, या मैं बायोमैकेनिक्स में कहीं पुअर है मेरा, या तो इसेंट्रिक खराब जा रहा है या कंसेंट्रिक खराब जा रहा है। तो वो आपको डाटा एक बार मिल जाता है ना, तो ठीक है मेरा प्लेयर लैग कहाँ कर रहा है, मैं उसके हिसाब से, नहीं तो अदरवाइज बस एक कन्वेंशनल ट्रेनिंग चल रही है, उसी में बस एक तुक्का मार रहे हो आप, तो डाटा आ जाता है। तो डाटा इज इम्पोर्टेंट, जो मेन उसका डेटा है उससे अपन बहुत सारे आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। वही है कि कौन कैसा यूज करे, तो वूप बैंड्स। ओके, एक और क्वेश्चन था सर, ये जैसे कोविड हुआ अभी 2020 में, 1 साल बढ़िया चला, 2 साल बढ़िया चला, क्या उसके बाद लोगों की, आपके पर्सपेक्टिव से, क्या उसके बाद लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है, लोग कमज़ोर हुए हैं, फ़र्क पड़ा है कहीं ना कहीं बॉडी में, हेल्थ में? देखो, इम्यूनिटी को ऐसे कहना कि कम हुआ ज़्यादा हुआ, मैं कहता हूँ यदि कोविड नहीं हुआ होता तो
पहले भी आपको सर्दी खांसी हो ही जाती थी, हाँ ठीक है, तो वो तो इतना बड़ा कोविड है, कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि उतने बड़े लेवल पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ लोग बोले कॉन्स्पिरेसी है, क्या है, वी डोंट नो, है ना, और मे बी सही है कि बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई है वैक्सीनेशन से, तो जो लोग उसको उस तरीके से देखते हैं वो अपने पॉइंट्स रखेंगे, तो एक्चुअली में हमें मालूम ही नहीं है सही में, कोई कुछ और बोल रहा है, डॉक्टर्स कुछ और बोल रहे हैं, तो इम्यूनिटी के लिए ऐसा है कि मुझे तो कुछ फील भी नहीं हुआ कोविड आके कुछ भी, मुझे तो पता ही नहीं चला, जबकि मैं काम भी किया कोविड में, और बहुत लोग ऐसे थे कि उनके सामने इतनी बुरी चीजें हुई कि मतलब मेरी ही कॉलोनी में 2-4 लोगों की मदर उनके सामने के जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो अब वो झूठ बोल रहा होगा ये तो नहीं मान सकता, क्योंकि अपनी मदर के लिए, तो क्या सच है क्या बोलना मुश्किल। तो इम्यूनिटी क्या है कि बेसिकली जैसे उसके लिए एक मोनोलॉरिक एसिड होता है आपकी बॉडी में, तो वो एसेंशियली एक बेस है आपके इम्यूनिटी का, जैसे मदर मिल्क होता है तो उसमें पाया जाता है जो छोटा बच्चा है, तो वही कि इम्यूनिटी उस पर डिपेंड करती है। हाँ। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर और ये सारी चीज़ें तो फिर थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। हाँ। अब वो डिटॉक्स वाला चल रहा है कि डिटॉक्स कर देते हैं, ये है वो है, इम्यूनिटी बूस्टर है, तो जहाँ कहीं भी आप डिटॉक्स देखो ना कि डिटॉक्स कर रहे हैं, तो आप हट जाओ वहाँ से, वो सिर्फ डिटॉक्स कौन बहुत लोग कर रहे हैं सर आजकल बॉडी डिटॉक्स, तो ऐसे नहीं होता है। डिटॉक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताइए। मतलब काफ़ी लोगों के लिए यूजफुल भी होगा कि जैसे डिटॉक्स है, तो अल्टीमेटली डिटॉक्स कौन कर रहा है, आपका पहले लीवर एक फिल्टर है, देन उसके बाद किडनी है, और कोई वो चाय काढ़ा तो नहीं डिटॉक्स कर देगा ना, नहीं। तो आपको उसको सिस्टम को समझना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज टॉक्सिक हो गई है जिसको डिटॉक्स करना। अरे वाह। आपके सिस्टम में मैं नमक बहुत ज्यादा कर दूं तो सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा कि टॉक्सिक है, इसको बाहर करो। मैं आपके सिस्टम में पानी ज्यादा कर दूं तो आपको लगेगा, तो आपका सोडियम ब्रेन में ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, तो उसको क्या डेफिनेशन दी यार, है ना, क्या तो पहले बॉडी उस तरीके से बोलता है कि हाँ इसको, तो जैसे आपकी फंक्शनिंग है कि लीवर है, लीवर देखेगा तो पहले उसको बहुत ही छोटी चीजों में ब्रेक डाउन करेगा, फिर वो देखेगा अच्छा अभी भी नहीं हैंडल होगा, तो देन क्या करेगा कि उसमें एक एक पोलर लगा देगा। पोलर मींस आप कह सकते हो एक आईडी कार्ड लगा देगा सब पे। अच्छा ओके। देन किडनी उसको देखेगा आईडी, ओके इसको बाईपास करो बाहर, तो वो डिटॉक्स कर रहा है। आप सोचो कोई काढ़ा लगा दिया हूँ मैं और अब सबको, तो पहचान कौन रहा है बॉडी के अंदर चीजें, वो आपका लीवर देख रहा है, वो कुछ पता नहीं चल रहा अंदर क्या हो रहा है, बीटा सेल्स देख रहे हैं कि ओके फॉरेन एलिमेंट है, चलो अटैक। तो आपका जो है ना, मतलब कि उस पे एक डिटॉक्स का पर्टिकुलर अपने को बोलना चाहिए भाई आज इसको डिटॉक्स करना है आज, तो बॉडी आपकी आइडेंटिफाई करती है। आप अल्कलाइन वाटर ले रहे हो, आपको बॉडी ऑलरेडी अच्छा करोगे क्या, उसका करोगे क्या, तो ये अल्कलाइन और ये सारे डिटॉक्स आप दूर भागो, पागल बना रहा है आपका, अवॉइड करें। आपका लीवर स्ट्रांग है, आप अपने उस पे दो कि मेरा लीवर स्ट्रांग हो, कहीं फैटी एसिड ये सब चीजें, फैटी लीवर का तो इशू नहीं है, तो लीवर ही आइडेंटिफाई करेगा क्या है उस चीज को मैं ब्रेक डाउन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पाएगा तो उसको बाईपास करेगा कि इसको बाहर भेजो, देन किडनी हैंडल, देन उसके बाद वही उसको नेफ्रॉन्स जो हैं वो, आप सोच के देखो ना कितना पावरफुल मैकेनिज्म कि एक ब्लड है और यूरिन, आप दोनों को देखो कितनी अलग चीजें, लेकिन ब्लड से यूरिन कितना शानदार फिल्टर किया है, ब्लड और यूरिन देखो तो कितनी अलग चीजें हैं। सही है। तो वो डिटॉक्स और ये सारी, मतलब सुनने में बड़ा फैंसी डेफिनेशन डिटॉक्स की बताई ना, ये ऐसी डेफिनेशन तो ऐसे पहले कभी मैंने नहीं सुनी, तो लिटरली फैक्ट बता रहा हूँ। तो वही है ना कि आप काढ़ा आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेरा लीवर आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये चीजें थोड़ा और सुनने में बड़ा कैची लगता है, तो लोग थोड़ा हाँ भाई कर लेते हैं, नाम सेक्सी लग रहा है भाई, डिटॉक्स कर रहे हैं, डिटॉक्स आज मेरा डिटॉक्स काढ़ा है, आज मैं खेलने नहीं आऊँगा, आज मैं जिम नहीं आऊँगा, डिटॉक्स चल रहा है, तो ठीक है क्या कर सकते हैं। बताने के लिए अच्छा है, करने के लिए अच्छा नहीं है। हाँ मतलब लीवर ही खराब है तो आप 2 लीटर डिटॉक्स काढ़ा पी लो, आप कुछ होने वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, अब थोड़ा सा जनरल सेगमेंट में चलते हैं अपन। एज ए कोच आप ऐसी क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो, या और जो बाकी कोचेज हैं वैसी क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आप लोगों को लगता है कि भाई अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो हम बच्चों को और बेटर सिखा पाते? एक्चुअली मतलब कोचेस अभी हार्ड वर्किंग होते हैं, जो भी रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं जी, सब काम करके सभी अच्छा देना चाहते हैं, बट उसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है बट उसमें पेरेंटल इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बच्चा ही खराब हो जाता है। ओके। तो हम किससे बोलें क्या करें, वो तो पेरेंट्स को थोड़ा सा ये चीज़ें मतलब समझनी चाहिए। अच्छा, इंटरफेरेंस रिलेटेड टू स्टडीज और
मतलब एनी हाउ यदि वो बैडमिंटन ही खेल रहे तो दे आर लाइक दे बिकम कोच। अच्छा, पेरेंट्स भी कोच बन जाते हैं। कोच भी कर रहे हैं कई बार। तो कुछ लोग इस लिमिट तक चले जाते हैं कि यहाँ पे खिलाया, फिर वो उधर चुपके से चले गए, सुबह ग्राउंड करवा दिया, वो मतलब अच्छा, वो कोच बन जाते हैं। ओके, ये टूर्नामेंट के आप एक बात समझने की कोशिश करो कि वी आर कोच, हम जो फेस कर, हमसे ज्यादा जल्दी किसी को नहीं होगी रिजल्ट की। सही बात है, लेकिन हम शॉर्टकट मेथड नहीं अपना सकते। नहीं, आपको लग रहा है हम इतनी मेहनत करेंगे इसलिए कि हम भी उसको एक दिन खेलता हुआ देखना चाहते हैं, डेफिनेटली, है ना। तो हमसे ज़्यादा जल्दी किसी को नहीं है, ट्रस्ट मी, किसी को नहीं। बट वो इतना ज़्यादा इंटरफेयर हो जाता है ना कि समटाइम लगता है, और फिर वो उस वजह से चीज़ें बहुत मतलब आंखों देखिए कि बहुत सारे बच्चे खराब हो गए। तो उनको समझना चाहिए बच्चा यदि टैलेंटेड है तो खेल जाएगा, टैलेंटेड नहीं है तो आपके कितने भी इंटरफेयर कर लो आप नहीं होगा कुछ। तो उनको जस्ट यदि आप हेल्प करना चाहते हो तो जस्ट ट्राई टू ब्रिंग डाउन योर एक्सपेक्टेशन फॉर अ वाइल। यदि चीज़ बननी होगी तो बन जाएगी, है ना, और अगर नहीं बननी होगी तो फिर कितना भी कर लें, कितना भी कर लो, कितना भी आप प्रयास कर लो। अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं खेल पाए? कहीं ना कहीं वो टैलेंट नहीं था। नहीं तो चाहते तो सचिन तेंदुलकर बेटा अर्जुन तेंदुलकर कहाँ पहुंच गया रहता। तो उनसे ज्यादा क्रिकेट किसने देखा? वो कर दे, लेकिन नहीं हो पाया। यू आर डिस्टाइन्ड फॉर समथिंग, आई एम डिस्टाइन्ड फॉर समथिंग। करेक्ट। तो योर चाइल्ड इज नॉट योर लेगेसी। हाँ, वो आपके मतलब लेगेसी नहीं है। हाँ, अगर आप उसको बोलोगे भाई तू ये कर और वो यही करेगा और इसी में सोच रहे हो कि नंबर 1 हो जाए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सपोज कि पहले के समय क्या होता था, जब अपन बैडमिंटन चालू कर रहे थे, आप लोग जब चालू किए होगे तो हो सकता है कि आप लोग को पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता था। पर आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को ला रहे, भाई तू खेल करके तो मज़ा आया तो ठीक है, तू रुक जाना। तो आपने अपने समय में पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया था? अपने पेरेंट्स को कन्विंस का तो ऐसा है कि अब इतनी मैच्योरिटी में मतलब एक सवाल का आप स्टार्ट किए थे 7th क्लास में, है राइट? नहीं 8th में। तो पेरेंट्स को कैसे? देखो अभी मतलब कन्विंस को लेके अभी या जो भी एडवाइस समझो या इसका जवाब समझो कि मैं ऐसा लेता हूँ चीज़ों को, आपकी कोई कन्विंस हुआ या नहीं हुआ उसका इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। आज से 4 साल बाद आप देखोगे पलट के अपनी लाइफ में कौन कन्विंस हुआ, कौन खुश था, कौन नाखुश था मेरे काम से, डजंट मैटर। काम हुआ उस समय कि नहीं हुआ, ये ही प्रायोरिटी, वही आपको डिफाइन करेगा। तो कन्विंस तो क्या ही बोलूँ, नहीं, लेकिन ये है कि हाँ आजकल अब बोलते नहीं है कि ठीक है अपना करियर है, कर जैसा भी है। तो लेकिन हाँ टाइम पे नहीं कर पाए कन्विंस, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हाँ, उस समय टफ भी होता था सर थोड़ा। हाँ, अब ये है कि आज की डेट में हम अपने समय जब हम लोग थे तो, या कहना चाहिए आज भी होगा कुछ बच्चों में, कि बच्चों का ड्राइव था खेलने का, मतलब, और आजकल क्या पेरेंट्स की तरफ से पूरा ड्राइव है खिलाने का, बच्चों में नहीं। यही मैं पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ। उस समय ऐसा था कि बच्चों में ज़्यादा ड्राइव था। आज के समय में को ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि पेरेंट्स में ज़्यादा ड्राइव है। कि एबिलिटी ऐसी थी कि यदि आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको बैंगलोर हैदराबाद जाना पड़ेगा। बट आज ऐसा है कि आपको कुछ अच्छा करना है तो आपकी सिटी में ही है। और एक नहीं 4 ऑप्शंस हैं यहाँ। तो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं देखते कि हाँ शायद हमारे बच्चे में कमी है जिसको पॉलिश करना पड़ेगा। दे आर लाइक कि नहीं ये खराब है, हम अब उधर पे करेंगे। तो आप और पेरेंट्स आजकल ये भी चीज़ समझना चालू कर रहे हैं कि भाई बच्चे की लाइफ में एक स्पोर्ट तो होना ही चाहिए। डेफिनेटली स्पोर्ट्स कोई ना कोई। देखिए स्पोर्ट्स मेंटल हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, ड्राइंग, कुछ भी ऐसा जहाँ आपका कोग्निटिव फंक्शनिंग, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप बिना ध्यान लगाए परफॉर्म नहीं कर सकते। आप म्यूजिक अच्छा बिना परफॉर्म नहीं कर सकते, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बिना परफॉर्म लगाए नहीं, मतलब फोकस के बिना नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स आप बिना फोकस के परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपकी फोकस एबिलिटी तो इन्हांस होती है, डेफिनेटली होना चाहिए। एक इंस्ट्रूमेंट बजाते आना चाहिए आपको, कोई ना कोई, आपको ड्राइंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इंडायरेक्टली ये सब आईक्यू भी बढ़ा रहा है। हाँ, मतलब आपका फोकस स्पैन बढ़ेगा, फोकस स्पैन बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं स्टडीज में भी रिफ्लेक्ट करेगा। कोई एक स्पोर्ट चूज करना, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चूज करना, है ना। हाँ, और एक चीज़ और सर, अपन ना बहुत पहले डिस्कशन में थे 2-3 घंटे लगातार, तो उस डिस्कशन में ना अपना बहुत अच्छी चीज़ बताए थे अपन। उस समय आई थिंक महाभारत की डिस्कशन कुछ कर रहे थे। तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ बताए थे कि अर्जुन और कर्ण में, दोनों में आप किसको चूज करना चाहोगे? देखो अब ये तो मतलब उस समय की उन लोग की जो भी कंडीशन रही होगी, कौन अपने टाइम में बेटर पूरा आपके हिसाब से? देखो बात ये है कि ठीक है, ये पर्सनल टेस्ट है, आंसर आपका बहुत अच्छा लगा था मेरे को, पर्सनल चॉइस है कि उसमें मेरा पर्सनल ये मानना है कि देखो इफ इट्स ऑल अबाउट कैपेबिलिटी, तो फिर यही क्वेश्चन हम रामायण में, रावण भी तो फुल ऑफ कैपेबिलिटी, फुल कैपेबल था, लेकिन बात ये है कि राइटियसनेस नहीं थी ना।
आप कैपेबल हो लेकिन फिर भी आप गलत के साइड हो, ये तो दिख ही रहा है आपको। हाँ फॉर कर्ण। हाँ फॉर कर्ण। तो आपका सारथी कौन है, आपके साथ कौन है, वो इम्पोर्टेंट कहीं ज्यादा है। संगत कौन है तुम्हारी, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड। मे बी आप कैपेबल हो, और यही बात है कि यदि किसी को एडमायर करना है तो फिर सबसे हायर ऑर्डर को क्यों नहीं एडमायर कर रहे? फिर तो कृष्ण है, फिर तो अर्जुन है ना। डेफिनेटली। तो आप हायर ऑर्डर को क्यों, फिर रामायण में आप राम को बस क्यों एडमायर कर रहे हैं, रावण को क्यों नहीं? हाँ तो रावण भी तो फुल ऑफ कैपेबिलिटी है। राम के अगेंस्ट वॉर मतलब किया हो तो डेफिनेटली श्योर। तो यदि महाभारत में भी है तो आप सबसे हायर ऑर्डर को देखो ना। यदि आपको अपनी लाइफ में कुछ परसीव करना है तो आप तो ऑलरेडी सब्जुगेटेड कि मैं नीचे ही देखूंगा। तो मेरे हिसाब से मैं आप एज अ बैडमिंटन कोर्ट में ये चीज एक्सेप्ट करते हो कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। जो भी प्लेयर है वो किस प्लेयर के साथ खेल रहा है, किस प्लेयर के सराउंड में है, तो उसको इफेक्ट करता है वो। जैसे सपोज कोई प्लेयर है वो उतना अच्छा नहीं खेल रहा है पर उसको खेलना बहुत अच्छा है, पैशन है, डेडिकेशन है, और वो अच्छे प्लेयर के साथ घुल मिल रहा है, अच्छे प्लेयर के साथ बैठ रहा है, अच्छे प्लेयर के साथ खेल रहा है, तो गेम इंप्रूव होने के तेज स्पीड में चांसेस हैं, बेटर चांसेस हैं। ऐसा होता है। देखो ऐसा है कि चांसेस तो हैं, बट बात ये है कि यदि वो स्किल सेट नेचुरली आपके अंदर नहीं है तो आप थोड़ा तो अच्छा करोगे बट एक्सेल कर जाओगे इसकी गारंटी नहीं है। जैसे आप ड्राइंग करते हो तो मैं आपको बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ रख दूँ तो मे बी आप देख के थोड़ा बहुत आप कर जाओगे अपने डिलीजेंट अपने वर्क से, लेकिन यदि आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस वैसा नहीं है जो नेचुरली गिवन होता है किसी को, तो आप वो एक्सेल करना थोड़ा सा मुश्किल है। और फिर उसमें आपका बॉडी फंक्शनिंग कैसी है, बायोमैकेनिक्स कैसा है, आपका बोनी स्ट्रक्चर कैसा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वही तो हार्डवर्क सभी कर रहे हैं। एक ना सर बहुत अच्छी बुक है लिंचपिन करके, मतलब उसका जो ऑथर है सेथ गोडिन, वो वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स है। तो वो उस बुक में ना बहुत चीज़ें लिखा है कि ना एक ना ह्यूमन ब्रेन में एक बहुत अच्छी एबिलिटी होना चाहिए, और वो एबिलिटी ये है कि आप ना जो फ्यूचर सक्सेसफुल लोग हैं या फ्यूचर हो सकता है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, वो तो बिजनेस के रिस्पेक्ट में बताया था, पर हो सकता है वो रिलेट सबको किया था, तो हो सकता है फ्यूचर में जो बहुत बेटर प्लेयर हैं उनको उनके अंदर कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो, और वो एक्सपीरियंस आता है, वो ट्रेट डिटेक्ट करना एक्सपीरियंस आता है। सपोज कोई नया प्लेयर है उसमें कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं, तो आप लोग ऐसा होता होगा ना कि उस ट्रेट्स को डिटेक्ट करके आप लोग बता दो कि भाई ये बहुत अच्छा प्लेयर बन जाएगा। तो ऐसा होता है आप लोग की फील्ड में? हाँ डेफिनेटली। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, तो जैसे आप कुछ छोटे बच्चों को देखोगे कि वो मार खाते हैं लेकिन थोड़े जिद्दी टाइप के हैं, और कुछ बच्चे ऐसे पैशन होता है एकदम। हाँ मतलब वो बच्चा थोड़ा लड़ाकू टाइप का है, उसको मम्मी पापा मार भी देंगे ना तो 10 मिनट बाद वो फिर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं इतने सॉफ्ट एकदम इंटेलिजेंट कि जरा सा भी हुआ तो उस जोन से बाहर नहीं आ पाते। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है ऑन कोर्ट की। जब थोड़ा क्रूशियल मोमेंट है, अंडर प्रेशर है, तो वो फाइटर निकलता है उसके अंदर कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं 2 पॉइंट बनाऊंगा लेकिन पूरा फाइट लेके बनाऊंगा। और वो जो बच्चा है वो एकदम ग्रेट के साथ बोलता है ना, हाँ कि मैं छोड़ूंगा नहीं, वो जिद्दी है, वो ट्रेनिंग सेशन में सबसे ज्यादा मार खाता है, सबसे ज्यादा डांट खाएगा, लेकिन वो है वैसा, वो फाइटर है, वो बस मैच्योरिटी गेन करके। एज अ कोच आप लोग को दिख जाता होगा ना? हाँ वो दिखता है कि जिद्दी मार खाता है लेकिन फिर भी वही काम करता है, तो धीरे धीरे पॉलिसी। लेकिन कहीं ज्यादा दिक्कत वो है कि कोई बच्चा टैलेंटेड है, जैसे हमारा एक बच्चा है स्किल सेट बहुत अच्छा है, अभी स्टेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया लीड लेके, बट क्या है कि 15 पॉइंट के बाद वो थोड़ा सा जोन आउट हो जाता है, या वो प्रेशर हैंडल नहीं होता। लेकिन वहीं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 6 पॉइंट लगातार, अभी जस्ट रिसेंट कि वो मैंने बहुत मार खाता है सेशन में, डांट सबसे ज़्यादा, लेकिन उसके अंदर वो फाइटर है। क्योंकि वो है नेचुरली, हार मानने वालों से नहीं है। वो ट्रेड्स कहीं ना कहीं दिख जाते हैं, पहले दिख जाते हैं, वो अपब्रिंगिंग का पार्ट भाई है। ये बड़ा प्लेयर बनेगा, इसमें कुछ नेचुरल पर्सनैलिटी उसकी ऐसी है, कुछ वैल्यूज ऐसे हैं। अच्छा बुक्स की बात निकली है, तो बुक्स पढ़ना पसंद है आपको? हाँ डेफिनेटली। तो लर्निंग में टाइम इन्वेस्ट, आप इतना पढ़ के आए यूपीएससी भी और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो अभी भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं लर्निंग में? हाँ कोई भी, बस ये है कि अब थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो गया है। अच्छा, वो मैकेनिकल वाली चीजें, सब्जेक्ट्स चेंज हो गए हैं थोड़े से, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गए हैं। हाँ ओके। और सर तो आपकी टॉप 3 फेवरेट बुक्स? टॉप 3 फेवरेट बुक्स में है एक आप मॉलिक्यूल्स हैव इमोशंस, ओके, द क्वांटम डॉक्टर, और एक इकिगाई भी है अभी आई थी, वो आपको अच्छी लगेगी, जापानीज वाली। हाँ एग्जैक्टली, उसमें काफ़ी अच्छा बताया है, और एक बेसिक से जो हेल्थ को और लाइफ को जो कनेक्ट करना चाह रहा है ना, उसके लिए बहुत अच्छी बुक है इकिगाई।
और एक और अच्छा बुक है उसमें कि व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर। अच्छा, तो वो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक लगेगा। ओके। और कंटेंट डॉक्टर में भी काफ़ी अच्छा है कि मतलब एक अलग ही तरीके से आंसर्स दिए गए हैं उसमें लाइफ के। हाँ हाँ हाँ। तो सर एक जैसा कि हम हर पॉडकास्ट में कर रहे हैं, एक छोटा सा रैपिड फायर रहेगा। ठीक है। सो रैपिड फायर में का रूल ये है कि आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यू हैव 15 सेकंड्स टू आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। ओके, आप उसके अंदर थोड़ा इन डेप्थ भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, बट फॉर 15 सेकंड्स ओनली। या तो स्टार्ट करें? ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ली चोंगवी और लिंडन? फेवरेट तो फिर ली चोंगवी, चैंपियन विदाउट गोल्ड। चैंपियन विदाउट गोल्ड, सेम सेम, ली चोंगवी। मेडिटेशन विद म्यूजिक और मेडिटेशन इन साइलेंस? अब देखो, इसको यदि एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, तो ये कुछ और ही चीज़ है। जस्ट लाइक कि इफ़ यू आर ड्रिवन बाय राहु, तो आप थोड़ा म्यूजिक के साथ ही जाओगे, ओके, है ना। बट इफ़ यू आर ड्रिवन बाय केतु, तो वो साइलेंस आपका इनेट प्रॉपर्टी है। आपकी टेंडेंसी ही होगी कि मैं थोड़ा कोने में बैठ के शांति में, नहीं तो सोचिए नहीं, यदि मेडिटेशन है तो दो लोगों के लिए अलग कैसे हो सकता है। सही। जस्ट लाइक पावर का फॉर्मूला है, आप मार्केट से जाओ एक बुक लेके आओ, तो उसमें पावर का फॉर्मूला 15 बुक में एक ही तरीके का मिलेगा। बट मेडिटेशन के लिए 15 बुक में लेके आओ, सबकी डेफिनेशन अलग है, क्योंकि ये बहुत ही इनेट प्रॉपर्टी है। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बोलते हैं कि पूरा समझ तो अभी भी नहीं है लोगों को मेडिटेशन। जिनको समझना था वो निकल गए। और जैसे एक बार एस्ट्रोलॉजी की बात चली है, तो आप इंटरेस्ट रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में? हाँ, मैं मतलब ये आउट ऑफ द ब्लू क्यों हुआ, क्या हुआ, तो बस शायद होना था, इसीलिए तो था। सबको देखते हैं तो लगता है सब कुछ डिस्टाइंड ही था। सो थर्ड क्वेश्चन, स्पीड और परफेक्शन? सो एम आई अलाउड टू से अ सेंटेंस? हाँ, बोल सकते हैं आप। स्पीड, आई थिंक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम में आप जब अच्छे स्पीड अचीव कर लोगे, देन यू रियलाइज कि ओके, स्पीड से काम नहीं बन रहा, नाउ आई मूव टू परफेक्शन। But first is speed. Yes. Yeah. For me. For you. Okay. Fourth question. Favorite cheat meal? पाव भाजी. पाव भाजी, अच्छा. Fifth. Favorite Indian badminton player? HS प्रणय. HS प्रणय. क्यों, कुछ खास बात उसमें? स्किल सेट अच्छा है. अच्छा है. और थोड़ा सा ऑन कोर्ट मूवमेंट से सारी चीज़ें थोड़े अच्छे प्लेयर से मतलब क्लोजली रिलेट कर पाते हैं, उनके बॉडी मूवमेंट्स या गेम पैटर्न एडॉप्टेशन। हाँ, और अभी खेल भी अच्छा रहा है। हाँ, डेफिनेटली कुछ अप एंड डाउन हो जाते हैं। हाँ। अच्छा सर, कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज लाइफ के सबके लाइफ में होती है। हाँ। जो लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देती है। तो आपके लाइफ में ऐसी कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज रही जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, आपको कुछ उनकी बात याद आ गई है, लाइफ में इम्पैक्ट करी है, बहुत आगे बढ़ गया, ऐसा कुछ कि बहुत सा सिनेरियो चेंज हो गया, सोचने का तरीका, थिंकिंग पैटर्न आफ्टर हियरिंग दैट पर्सनालिटी? और या उनका आप, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे आप कह रहे हो, तो हम एल्बर्ट आइंस्टाइन से क्या सीख पाए? क्या सीखे? कुछ नहीं जानते हम। आप रविन्द्रनाथ टैगोर से हमने आपने क्या सीखा? कुछ नहीं जानते हम। हाँ। तो ग्रेट पर्सनालिटी थे और वो चले गए। हाँ। है ना। तो आप और हम जो जिस लेवल पे हैं वहाँ पे बेहतर ये है कि आप शायद इंसिडेंट से ही सीखेंगे अपनी लाइफ में। तो आप कुछ इंसिडेंट के लिए डिस्टाइंड हो और मैं तो उसी से हमारी लर्निंग, क्योंकि हर एक इवेंट आपकी लाइफ में जो पास में होता है वो आपकी पर्सनालिटी को टोटली एक्सेप्ट करूंगा मैं, है ना। हर दिन लाइफ को नया चीज़ सिखा रही है। पर मेन है कि भाई आपको एक बार रिव्यू करना है, वो चीज़ सिखाई, उस चीज़ का कारण क्या हो सकता है, ये मिस्टेक हुई है, एक्सेप्ट इट, मिस्टेक है भाई। मैं आजकल लाइफ में बहुत सारे मिस्टेक करता हूँ, पर आई ऑल्सो ट्राई टू मेक श्योर कि ये भाई मिस्टेक हुई है ना, कल नहीं हो। हाँ, ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ वो उतने हायर ऑर्डर पे उस आदमी ने वो चीज़ें देखी हैं, तो आज कुछ बोल रहा है तो उसको उतना एडरेंस होना चाहिए। आप उसको फॉलो। लेकिन ये भी है ना कि आपके माँ बाप ने आपको इतने छोटे से लगातार दिखाया, उनका हार्डवर्क देखो ना, कहाँ से होके आए हैं, क्या जर्नी थी, वी डोंट नो। करेक्ट। और वो बचपन से हमें सिखा रहे, लेकिन हमने सीखा नहीं, केवल इंसिडेंट से ही सीखेंगे। हाँ। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले पूछना चाहूँगा कि कोई बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आपने कहीं से सुनी हो, या जिस एडवाइस ने आपकी लाइफ में कोई मैक्सिमम इम्पैक्ट छोड़ा, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? अब जैसे ये कि यार देखो, मुझे तो ये लगता है कि एक साधु ने बोला था कि देखो जो आ रहा है ना, तो उसमें ज़्यादा क्यों, क्या, कैसे, ये सब मत करो। जो आया है उसको अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से उसको फाइट करो, और दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। हाँ।
माने एक्सेप्टेंस रखो उसके एक्सेप्ट कर लो, आप काम करो, हाँ, हो गया चल पड़ा तो बेहतर है, नहीं तो परमात्मा just believe in the fact that God has better place for every one of us. हाँ गॉड है, कुछ भी बोलो आप, हाँ, मैं कहता हूँ गॉड नहीं भी है उसमें क्या कर लोगे आप, क्या कर लेंगे, वो तो इवेंट है अब आपके लिए, Correct, आ गया है, correct. हाँ, फेस करना है, तो बेस्ट पॉसिबल कैपेबिलिटी से फाइट लो, अपने को पॉलिश करो, यही कर सकते हैं, या फिर टाइम तो करवा ही लेगा आपसे। So thank you so much sir for attending this podcast and thank you so much for accepting our request as a guest. अरे। So कैसा लगा आपको पॉडकास्ट में आके? अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, thank you, sir. और आगे भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अभी तो आधी बात हुई, बहुत सारी बात करना और बाकी है अपनी, डेफिनेटली। हाँ, सो डेवन पॉडकास्ट साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।